सो हाय एवरीवन, कैसे हो सभी के सभी। अच्छा, मुझे पता है कि ये जो टॉपिक है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इससे सबको डर लगता है। मैंने इतने क्लास 10th के स्टूडेंट से बात करा है, सब ये बोलते हैं कि भैया लाइट चैप्टर में सब कुछ समझ आ जाता है, बट ये जो टॉपिक है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसके अंदर भैया वो जो पोर्शन है ना स्नेल्स लॉ, उसके न्यूमेरिकल्स वो सॉल्व नहीं हो पाते। तो टेंशन की बात नहीं है, आज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पूरा का पूरा ढंग से आपको मैं समझा दूंगा। बस एक लाइन मेरे साथ दोहराएंगे। लाइन क्या है? लाइन क्या है? वाई टू फियर व्हेन योर प्रशांत भैया इज हियर। और इस लाइन को आज कमेंट सेक्शन में पूरा मुझे स्पैम कर देना कि वाई टू फियर व्हेन प्रशांत भैया इज हियर। डरने की क्या बात है, मैं खड़ा तो हूं यहाँ पर। और आज इस पूरे ये जो हमारा टॉपिक है इसको हम 15 से 20 मिनट के अंदर समाप्त करने वाले हैं। ढंग से समझाऊंगा। इस वीडियो के बाद तुम्हें कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत फोकस से बैठना। और वैसे मैंने पूरे चैप्टर जो लाइट चैप्टर है उसको 2.5 घंटे के अंदर पढ़ा रखा है। आप चैनल पे जाओगे, प्लेलिस्ट पे जाओगे, साइंस की प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां से साइंस का कोई भी चैप्टर पढ़ सकते हो। ठीक है, तो अब बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। अब देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में पढ़ा तो रहा हूं, बट उससे पहले मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आपको रिफ्लेक्शन आता है, रिफ्लेक्शन आपने पढ़ लिया होगा, और रिफ्रैक्शन आता है। आपको क्या रिफ्रैक्शन आता है? कि जब एक लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जाती है, जैसे ये हमारा एक प्लेन है, ये लाइट आई, ये लाइट आई, ये हमारा नॉर्मल है, और ये लाइट बेंड कर गई। क्या आपको ये पता है रिफ्रैक्शन क्या होता है? जब लाइट एक मीडियम से आती है और दूसरे मीडियम में जा रही होती है तो वो बेंड हो जाती है। कभी बेंड क्या होती है? टुवर्ड्स नॉर्मल होती है, कभी अवे फ्रॉम नॉर्मल होती है। ये दोनों केस आपने होपफुली अभी तक पढ़ लिए होंगे। नहीं पढ़े हैं तो मेरी वो वीडियो उसको देखो भाई, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहीं पर ही रोल आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली होता क्या है, पहले उसको समझते हैं, फिर न्यूमेरिकल वगैरह सब देखेंगे। देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? इट इज अ एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू बेंड लाइट। अगर नोट्स बना रहे हो तो नोट्स में लिखते चलना, इट इज अ एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू बेंड द लाइट। मतलब ये देखो, एक एबिलिटी है। जैसे कि एबिलिटी क्या है? मेरी एबिलिटी है कि मैं पंजे में तुम्हें हरा सकता हूं, तो मेरी एबिलिटी है। वैसे ही एक मीडियम की एबिलिटी है कि वो लाइट को कितना बेंड कर पाएगा। कुछ मीडियम ऐसे होंगे जो कि लाइट को थोड़ा बेंड कर पाएंगे, कुछ मीडियम ऐसे होंगे जो कि लाइट को बहुत बेंड कर देंगे, कुछ होंगे जो कि उससे भी ज्यादा बेंड कर देंगे। समझ रहे हो? तो है क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? एबिलिटी टू बेंड द लाइट। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, कहीं पर भी पूछते हैं इस डेफिनेशन को लिख के आओ। क्या हमें इससे एक चीज समझ में आई कि जिसकी जितनी ज्यादा एबिलिटी टू बेंड द लाइट होगी उतना ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। बेस समझ नहीं आया? क्या बोला? अभी समझाता हूं, टेंशन की बात नहीं है यार, तू टेंशन मतलब एग्जांपल से समझाएंगे। अपन यहां पर रटाने का काम नहीं करते, ठीक है? तुम्हारे स्कूल में रटाया जाता होगा, मुझे नहीं पता, बट मैं यहां पर समझाऊंगा, कॉन्सेप्ट को तुम पकड़ोगे, पकड़ के समझोगे। आओ देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। आई होप ये विजिबल होगा स्क्रीन के अंदर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया विजिबल है। चलो 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 चलो, बहुत सही। आओ सबसे पहले बात करते हैं एयर टू वाटर की। इसको जूम कर लेते हैं आज। ये क्या है? देखो, एयर से वाटर में हमारी जो लाइट है वो जा रही है, आपको दिख रही होगी। ये लाइट एयर से वाटर के अंदर गई, ठीक है? ये थोड़ी सी बेंड कर गई, ये थोड़ी सी बेंड कर गई। क्यों बेंड कर गई? क्योंकि जो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, उसने इस लाइट को बेंड करा दिया, ठीक है? ये किसका केस है? जब हमारी एयर से वाटर के अंदर आई। अभी सारे केसेस समझा रहा हूं, ध्यान समझना। जब हम एयर से ग्लास में जाते हैं ना, तो आपको दिख रहा होगा कि लाइट को तो ऐसे जाना था, बट लाइट बहुत ज्यादा बेंड कर गई। इसका मतलब क्या है? ग्लास के अंदर बेंडिंग बहुत ज्यादा हुई। ध्यान से मेरे शब्दों को सुनते रहे ना, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, मेरे शब्दों को सुनते रहो। अगली बात करते हैं डायमंड की। अब तुम डायमंड में देखोगे तो लाइट को तो यहां जाना था, बट डायमंड में लाइट बहुत ज्यादा बेंड कर गई। तो क्या इससे मैं एक स्टेटमेंट पास कर सकता हूं कि रिफ्रैक्शन ऑफ मटेरियल, मतलब जो हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है मटेरियल का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बेंडिंग ऑफ लाइट। क्यों? ध्यान से देखना, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 2.42। यहां पर देखो, अगला क्या है? अगला क्या था हमारा? ये क्या था हमारा? ग्लास। ग्लास का कितना है? 1.5। और अब वाटर का देख लेते हैं, वाटर का कितना है? 1.33। तो आपने देखा, जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता गया वैसे वैसे बेंडिंग ऑफ लाइट भी बढ़ती गई। तो पहली चीज जो आपको नोट करनी है, अच्छा मैं ये तो आपको पता है ना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ स्कूल्स के अंदर ऐसे न्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, बट एनसीईआरटी के अंदर हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो तुम भी एन से रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक चीज, पहला पॉइंट जो तुम्हें नोट करना है वो ये है कि क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? बेंडिंग। मतलब जितनी ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी ज्यादा लाइट बेंड करेगी। विद एग्जांपल मैंने समझा दिया। डायमंड का बहुत ज्यादा था, डायमंड में बहुत ज्यादा बेंडिंग आई। क्या ये पहला पॉइंट क्लियर है?
हाँ, इस पे सवाल आता है। मजाक में बता रहा हूँ क्या, मैं मजाक थोड़ी ना कर रहा हूँ यहाँ पर मैं, इस पे सवाल आता है। सवाल क्या आता है, आपको 3 मीडियम दे देंगे, उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देंगे, एमसीक्यू में पूछ लेंगे कौन सा मीडियम है जिसके अंदर ज्यादा बेंडिंग ऑफ लाइट होगी, तो तुम्हें पता होना चाहिए जिसका ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसमें उतनी ज्यादा बेंडिंग ऑफ लाइट। क्या ये पॉइंट हमें एकदम क्लियर है यहां से? इसमें कोई समस्या? अब दूसरा पॉइंट समझना, बहुत ध्यान से समझेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, हम प्रैक्टिकल थॉट से चल रहे हैं, हम रट नहीं रहे, प्रैक्टिकल थॉट्स पे चलो। देखो पहले देखो पानी को, पानी क्या होता है? क्या पानी ज्यादा गाढ़ा होता है? पानी गाढ़ा होता है क्या, थिक होता है क्या? नहीं। पानी भैया कितना गाढ़ा होता है? नहीं होता। मतलब भैया पानी की जो डेंसिटी है वो कम होती है। वहीं पर अगर मैं तेरे हाथ में ग्लास रख दूं, मैंने तेरे हाथ में ग्लास रख दिया और मैंने पूछा ग्लास गाढ़ा है, तो तू बोलेगा हाँ यार भैया ग्लास की जो डेंसिटी है ना वो बहुत ज्यादा है ना? हाँ। बट वहीं पर ही मैं तेरे हाथ में अगर डायमंड रख दूं और मैं तुझसे पूछूं अब डायमंड की बात बता, तो तुम बोलोगे भैया डायमंड सबसे ज्यादा टफ है, सबसे ज्यादा हार्ड है और उसकी डेंसिटी भी बहुत ज्यादा है। समझे मैं क्या बताना चाह रहा हूं? मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जैसे जैसे मटेरियल की डेंसिटी बढ़ती जाती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बढ़ता जाता है। क्या बताया मैंने? कि मटेरियल की जो डेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। तो पॉइंट नंबर 2 भी हम नोट कर लेंगे। पॉइंट नंबर 2 हम क्या नोट करेंगे आपको मैं दिखा देता हूं। सबसे पहले हमने बात करी बेंडिंग की, कि आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेंडिंग। दूसरा पॉइंट क्या है? डेंसिटी, जिसको हम ऑप्टिकल डेंसिटी भी बोलते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑप्टिकल डेंसिटी। मैंने आपको प्रूव करके दिखा तो दिया, एक हाथ में पानी है, एक में ग्लास है और एक में डायमंड है। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा है, क्यों? क्योंकि उसकी जो डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये चीजें क्या आपको क्लियर हो रही हैं? समझ आ रहा है? दिमाग में जा रहा है? भेजे में जा रहा है? तो बहुत बढ़िया। नहीं जा रहा तो बता देना कमेंट के अंदर, ढंग से समझा दूंगा। और चलो अब तीसरी चीज, स्पीड ऑफ लाइट। इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं। देख, इमेजिन कर तुम्हारे स्कूल में तुम जाते होगे, उसके अंदर प्रेयर असेंबली सुबह होती है क्या? असेंबली वगैरह होती है क्या सुबह? अरे अभी मैंने तुमसे जोश मीटर के बारे में तो पूछा ही नहीं। पहले कमेंट में लिखो भाई जोश कितना है, पहले जोश मीटर लिखो फिर स्पीड ऑफ लाइट समझाऊंगा। जल्दी लिखे, जोश कितना है? जोश हाई है ना, जोश 100% है ना भाई, जोश मीटर कम नहीं होना चाहिए। इस बात को समझिए। अब देखो स्पीड ऑफ लाइट की बात कर रहे थे। इमेजिन करो तुम स्कूल के अंदर हो, है ना, तुम्हारी प्रेयर होती होगी सुबह सुबह, तो उसमें ना तुम ऐसे लाइंस में खड़ा कराते होंगे ऐसे, ये आगे 8th क्लास के बच्चे, ये 9th क्लास के बच्चे, ये 10th क्लास के बच्चे, ये 11th क्लास के बच्चे, ऐसे खड़े कराते हैं, है ना? और इमेजिन करो मैं तुम्हारा टीचर हूं और उन लाइन के बीच में गैप है, तो मुझे, ये मैं हूं भैया, है ना? अरे ये कैसा बन गया मैं, कोई बात नहीं, चलो ये मैं ही हूं, ठीक है, ये मैं हो गया। अब मुझे अगर लाइन के बीच में से जाना है तो मैं आराम से जा सकता हूं। क्या मैं बहुत तेज जा सकता हूं? हाँ। अगर मैं भागूंगा तो मैं बहुत तेज जा सकता हूं, क्यों? क्योंकि रास्ता मेरे लिए खाली है। अब इमेजिन करो मैं तुम्हें लाइन में खड़ा ही नहीं करवाता, मैं तुमसे बोलता कि यार चलो रैंडमली खड़े हो जाओ। एक लड़का अपनी महबूबा के साथ खड़ा हो रहा है, एक लड़की अपने मजनू के साथ खड़ी हो रही है, तो जो भी है, तो ऐसे रैंडमली तुम ऐसे ऐसे खड़े हो गए, ये हो गए तुम सब। ठीक है, अब मैं यहां पर हूं, अब मैं यहां पर हूं। अब प्रॉब्लम क्या है ना कि मुझे इधर से उधर जाना है। अब क्या मैं बहुत तेज रफ्तार से, तेज स्पीड से क्या यहां से यहां जा सकता हूं? नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि मेरे सामने बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आ जाएंगे। एक बच्चा यहाँ है, दूसरा बच्चा यहाँ है, तीसरा बच्चा है, तो मैं कैसे जा पाऊंगा यहाँ से यहाँ? मुझे टाइम लगेगा, मेरी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी और यहाँ पर मेरी स्पीड इंक्रीज है। ये सेम कॉन्सेप्ट आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। देखो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है, जैसे डायमंड, तो उसकी डेंसिटी भी हाई है। उसकी डेंसिटी अगर हाई है तो अगर लाइट को उसके अंदर से जाना है तो लाइट को समय बहुत ज्यादा लगेगा। जबकि अगर दूसरे हाथ में पानी है, पानी की डेंसिटी बहुत कम है, अगर लाइट को उसके अंदर से जाना है तो उसको समय कम लगेगा। ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, यही सेम एग्जांपल फॉलो हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम आर आई भी लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल हर साल पूछा जाता है, चाहे तुम किसी भी बोर्ड के हो। आज इस चीज को नोट कर लेना कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज होगी। ठीक है, ये एग्जांपल दिमाग में नहीं जाना चाहिए जो मैंने अभी समझाया, क्योंकि जब तुम पेपर में बैठोगे एग्जांपल से ही तुम्हारे दिमाग के अंदर याद रहेगा। अच्छा एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसका फटाफट से। कहां गया न्यूमेरिकल? एक मिनट ना, इसका एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं फटाफट से। देखो ये तुम बताओ, लाइट विल ट्रेवल फास्ट इन, क्या है इन तीनों में से? कहां पे फास्ट करेगी? जल्दी बता जल्दी। अरे फटाफट बता दे यार भाई, समय मत लगा, समय मत लगा, समय मत लगा, समय मत लगा, चल 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 चल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, करो करो करो। अरे यार ये तो सबको आता है, एयर के अंदर। क्यों? अच्छा
ये जो सवाल है ना, ये कभी कभार असर्शनल रीजनिंग के भी अंदर आ जाता है। जैसे तुम्हें पता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी आ रहे हैं इस साल, तो असर्शन रीजनिंग एक पोर्शन होता है, तुमने अभी तक प्रैक्टिस करी भी होगी, तो उसके अंदर पूछ लेते हैं कि कौन सा आंसर करेक्ट है और उसका करेक्ट रीजन क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर तो एयर है। रीजन क्या है? रीजन क्या दोगे? रीजन ये दोगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है एयर का वो कम होता है, मतलब एयर या फिर वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम 1 लेते हैं, हमेशा उसको हम 1 कंसीडर करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये क्लियर है? बहुत सिंपल सवाल था। आगे चले, आगे चले, आगे चलेंगे। चलो कुछ और फॉर्मूले इसको पढ़ लेते हैं फटाफट से। अच्छा पहले हम ना स्नेल्स लॉ पढ़ लेते हैं, आ जाओ जल्दी 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 करेंगे वरना टाइम वेस्ट होगा और बच्चे बोलेंगे कि भैया यार आपने बोला था कि 20 मिनट में कराओगे, आपने तो आधा घंटा ले लिया। अब यार तुम्हें समझ नहीं आता तो फिर मुझे समझाना तो पड़ता है ना, मेरा भी तो कर्तव्य समझो। चलो स्नेल्स लॉ पढ़ते हैं फटाफट। स्नेल्स लॉ क्या है? स्नेल्स बाबा आए और उन्होंने कहा सुन बेटा। मैंने कहा सुनाओ। तो उन्होंने बोला कि एक रिलेशन दे रहा हूं। मैंने बोला कौन सा रिलेशन? उन्होंने बोला एक रिश्ता दे रहा हूं, उस रिश्ते को याद कर ले, ये रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा बताओ। तो रिश्ता उन्होंने ये दिया, ध्यान से सुनिएगा, कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट, सबको पता है। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट का रेशियो विद किसके रेशियो से? साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। मतलब साइन आई बाय साइन आर विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। तो स्नेल्स बाबा ने लॉ दे दिया, तो मैंने उनसे सवाल पूछा। मैंने कहा कि यार स्नेल्स बाबा ये तो चीटिंग है, आपने बोला कांस्टेंट है, मेरे से स्टूडेंट सवाल पूछेंगे कि कांस्टेंट की वैल्यू तो बताओ, तो मैं क्या वैल्यू बताऊंगा? तो उन्होंने कहा अच्छा वैल्यू बताता हूँ। साइन आई बाय साइन आर की वैल्यू है कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट की वैल्यू किसके बराबर है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, जिसको हम लिखते हैं N21। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू क्या? मीडियम 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है N21, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और इसमें मैं दबाव पता है क्यों दे रहा हूं, मैं इसको इंपॉर्टेंस पता है क्यों दे रहा हूं? क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ध्यान से समझना, जहां पर मैंने लिखा है N21, इसका मतलब है कि लाइट जो है वो मीडियम 1 से आई है और मीडियम 2 के अंदर गई है। उसको मैं क्या लिखूंगा? N21, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। विद रिस्पेक्ट टू का अगर तुम्हें मतलब समझ नहीं आता, मैं समझा देता हूं। जैसे कि मैं तुमसे बोल रहा हूं कि मैं हैवी हूं, मेरा वेट बहुत ज्यादा है, तो मैं किसी से कंपेयर कर रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ ये जो मेरी क्लास के अंदर चिंटू लाल बैठा है ना, इस चिंटू लाल से मेरा वजन बहुत ज्यादा है, जबकि एक और इंसान बैठा हो मेरे से भी बहुत भारी, तो मैं बोलूंगा इसके कंपैरिजन में तो मेरा वेट कम है ना। तो विद रिस्पेक्ट टू का मतलब होता है किसी के कंपैरिजन में। तो याद रखना, जब भी हम यहां पर N21 लिख रहे हैं, इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, जहां पर भी N21 है, उसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, N2 बाय N1। ये फॉर्मूला उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना तुम्हारे लिए साइंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पे बहुत बार सवाल आता है, एक बार इसको नोट कर लें फटाफट, फटाफट इसको नोट कर लें, जल्दी जल्दी जल्दी। चलो बहुत बढ़िया, समझ गए। स्नेल्स लॉ ने क्या कहा समझ गए। स्नेल्स बाबा ने आके हमसे क्या बोला, क्या आप इतना समझ गए? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलो स्नेल्स बाबा का एक सवाल देख लें, आ जाओ एक सवाल देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, देखो ऐसे बेसिक बेसिक क्वेश्चन आते हैं, इसमें ज्यादा टफ सवाल नहीं आते। करो इसको जल्दी, करो भाई। आपको दे रखा है एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना दे रखा है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपको दे रखा है 60 डिग्री। तो आपको बताना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आप बता पाओगे? हाँ बता पाएंगे। कैसे बता पाएंगे? हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर होता है, साइन आई बाय साइन आर। और ये किसने कहा था? ये स्नेल्स बाबा ने कहा था। जब भी आंसर लिख रहे हो तो वहां पर लिखना ब्रैकेट में स्नेल्स लॉ, ये लिखोगे तो टीचर नंबर देगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। ये साइन वगैरह की वैल्यू तुम्हें याद है ना, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो ना, नहीं पढ़ी है तो पढ़ लो, ऐसी गलती मत करना मूर्खो। ठीक है, चलो √3/2 कितना आ रहा है आंसर? जल्दी बताएं सभी, सभी बताएं। 1/√3 आ गया, 1/√3 आ गया। क्या यही मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? क्या यही मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? हाँ या ना, हाँ या ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबका आ गया। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, सही। चलिए ऐसे बेसिक सवाल आते हैं स्नेल्स लॉ के ऊपर। अब कुछ और फॉर्मूलेज दिखा देता हूं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। एक मिनट जरा, आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज दिखा देता हूं। जैसे कि
अच्छा, सबसे पहले ना एक दो चीजें हम नोट कर लेते हैं। दो चीजें होती हैं, ध्यान से सुनना। एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये दो चीजें हैं, कभी कभार इस पे सवाल आ जाता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट कभी कभार सवाल आ जाता है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में डिफरेंस बताओ। तो मैं डिफरेंस समझाता हूँ, थोड़ा फनी तरीके से समझाता हूँ, ध्यान से समझना। देखो, इमेजिन करते हैं, क्या इमेजिन किया जाए, हाँ इमेजिन करते हैं, ये जो लाइट है ना, ये जो लाइट आ रही है, ये है आपकी महबूबा। क्या है ये? आपकी महबूबा। चलिए अब हम इमेजिन करेंगे, अच्छा जो लड़कियां देख रही हैं उनके लिए उनका कोई क्रश जो भी है उसको मान लेना, ठीक है। अब इमेजिन करते हैं, आइए आ जाओ भाई, ये लाइट है आपकी महबूबा। अब ये लाइट आ रही है, तो जब हम बात कर रहे हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो उसके अंदर जो पहला जो मीडियम है ना, पहला मीडियम, ये हमेशा फिक्स्ड रहता है। ये मीडियम क्या होता है? ये मीडियम होता है वैक्यूम या फिर एयर। ये फिक्स्ड रहता है। ये वही वाली बात है कि ये जो आपकी महबूबा है, वो हमेशा अपने घर से कोचिंग आती है, घर से कोचिंग आती है, मतलब वो हमेशा अपने घर से ही आती है। ये उसका होम है और ये होम हमेशा फिक्स्ड है। तो जब भी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात आएगी तो याद रखना आपकी महबूबा घर से ही आएगी, ठीक है। ये जो पहला मीडियम है ये चेंज नहीं हो सकता एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर, वो हमेशा वैक्यूम रहता है। दूसरा मीडियम चेंज हो सकता है, कभी कभार आपकी महबूबा कोचिंग में आ जाएगी, कभी स्कूल में आ जाएगी, कहीं पे भी आ सकती है, वो तो उनकी इच्छा है, उसके ऊपर हम क्या बोलेंगे, है ना। तो ये आपको पता है, ये क्या है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसके अंदर जो पहला मीडियम है वो फिक्स्ड रहता है। बट रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आज की नई कहानी। आज की नई कहानी कैसे? आज कल कोई भरोसा नहीं है किसी का भी, तो इसके अंदर हमें नहीं पता कि आपकी महबूबा घर से आ रही है या किसी और के घर से आ रही है या दूसरी कोचिंग से आ रही है, दूसरे स्कूल से आ रही है, हमें नहीं पता। ना हमें मीडियम 1 के बारे में पता है, ना ही हमें मीडियम 2 के बारे में पता है। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो होता है जिसके दोनों मीडियम अलग अलग होते हैं, कोई भी एब्सोल्यूट नहीं होता। जरूरी नहीं है कि यहां पर मीडियम 1 एयर ही हो, वैक्यूम ही हो, जरूरी नहीं है। वो ग्लास भी हो सकता है, डायमंड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और दोनों मीडियम अलग अलग हैं, हमें नहीं पता। जबकि एब्सोल्यूट के अंदर याद रखना पहला मीडियम हमेशा वैक्यूम रहेगा। क्लियर है? क्लियर है? अगर आप कोई पूछे क्या बता सकते हो, अच्छा ये मत बता के आना कि वो प्रशांत भैया ने कहानी सुनाई थी, हम तो वो वाली कहानी एग्जाम में लिखा है, फिर टीचर हमें अलग से बुला रहा है, एक अलग ही पेरेंट टीचर मीटिंग हमारी चल रही है। ऐसा मत करना, मैंने तुम्हें जस्ट एक एग्जाम्पल से समझाया ताकि तुम्हारे भेजे के अंदर घुस जाए, वो बहुत जरूरी है। और अगर अब भी तुम्हारे दिमाग में नहीं घुसा तो फिर वही वाली शायरी मुझे याद आ जाती है। शायरी क्या है? वो वाली शायरी है ना बहुत पुरानी, क्या था वो, जली को आग कहते हैं, जली को आग कहते हैं, भुजी को राग कहते हैं, और जो तुम्हारे पास नहीं है उसको दिमाग कहते हैं, ठीक है। तो भाई दिल पे मत लेना, मजाक कर रहा हूँ। चलो, तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है, रिलेटिव और अपना एब्सोल्यूट। अब बात करते हैं अदर फॉर्मूला। देखो कुछ फॉर्मूलाज की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बहुत सारे फॉर्मूलाज बता दिए हैं, जैसे कि ये मैंने आपको बता दिया है, ध्यान से देखते चलना। क्या ये मैंने आपको बता दिया है? क्या ये मैंने आपको बता दिया है? और उसके अलावा मैंने ये भी बताया कि Na21 को हम क्या लिखते हैं? Na2/N1। ये भी मैंने आपको बता दिया है, ये भी मैंने आपको बता दिया। और मैंने आपको ये भी बताया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट। अच्छा, जो C है ना, ये स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि N2/N1 इज इक्वल्स टू C1/C2। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्टार मार्क कर लो। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखो इसके अंदर हम रेसिप्रोकल कर रहे हैं। C1 क्या है? स्पीड ऑफ लाइट ऑफ इन मीडियम 1, और C2 क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अब हमने क्या करा, जब हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो लिया तो स्पीड ऑफ लाइट उल्टी हो गई। उल्टी क्यों हुई? क्योंकि मैंने आपको बताया था इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सारे डॉट्स कनेक्ट कर पा रहे हो? मैंने आपको वो पहले क्यों बताया था, इस वजह से। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार इस पे सवाल आते हैं। अभी इस फॉर्मूले को इग्नोर करो, इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है। चलो एक इस पे सवाल देख लेते हैं, पहले इस सवाल को करो फटाफट, फटाफट इस सवाल को करेंगे। ये पूछा गया सवाल है सीबीएसई के अंदर। जब तक मैं पानी पी लेता हूं उसको सॉल्व करो। आ गया क्या आंसर? देखो क्या बोला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.5 विद रिस्पेक्ट टू एयर। इसका क्या मतलब है? देखो डायरेक्टली मैं लिख लेता हूं, मैं बहुत सिंपल शब्दों में लिख रहा हूं, ठीक है।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर को मैं मान रहा हूं NW और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर को मैं मान रहा हूं NA, ठीक है। अब बोला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, NW बाय NA। क्या कोई प्रॉब्लम, क्या कोई प्रॉब्लम? मैंने स्टार्टिंग में बताया था विद रिस्पेक्ट टू को हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू किसके बराबर है? 1.5। क्या क्लियर है? क्या यहां तक क्लियर है? क्या जल्दी बताएं। अब हमें बोला है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। अब हमें पता है एयर के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो कितनी होती है? 3 × 10⁸8। ये सबको पता है क्या? अरे हाँ या ना बोल, बोलना हाँ या ना, जल्दी बोल फटाफट। क्लियर है? हाँ। और मुझे एक और फॉर्मूला पता है, मुझे ये फॉर्मूला पता है कि अगर मैं दो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिवाइड करता हूं तो उनकी जो स्पीड होती है, जो स्पीड ऑफ लाइट है, उसका रेशियो उल्टा हो जाता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो क्या मैं यहां पर इसको बराबर लिख सकता हूं क्या? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। बताओ, क्योंकि ये था, इसका जस्ट उल्टा कर देंगे। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता ही दिया। क्लियर है? क्लियर है? अब मुझे पता है एयर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, 3 × 10⁸8। मुझे क्या निकालना है? मुझे ये निकालना है। क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं ना। इसको इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इधर भेजो, तो थोड़ी बहुत मैथ है, ये खुद से ट्राई करना। ये आ जाएगा 3 × 10⁸8 डिवाइड बाय 1.5। तो आपका ये आपका आंसर आ रहा होगा। देखें, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम? इसको अगर और सॉल्व करना है तो इसको डिवाइड कर लेना, आएगा 2 × 10⁸8। क्लियर है? क्लियर है? देख के बताएं, देख के बताएं, जल्दी बताएं। कोई डाउट? कोई डाउट? बहुत बढ़िया, डन है। तो ऐसे हम चीजों को लिंक कर रहे होते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के थ्रू हम स्पीड ऑफ लाइट निकाल रहे होते हैं। देखो, मैंने बेसिक फॉर्मूले का यूज लिया और उससे मैंने दिमाग लगा करा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कराने जा रहा हूं। बार 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 ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि क्वेश्चन ट्रिकी है और बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। ध्यान से देखना, बहुत ट्रिकी सवाल है, हम बहुत ध्यान से देखेंगे इसको। देखो, और इस क्वेश्चन को अगर सोल्व करना है ना, ऐसा सेम क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आएगा, तुम्हें एक पैटर्न फॉलो करना होगा। जो मैं पैटर्न करा रहा हूं ना, उस पैटर्न को अपने दिमाग में घुसाते चलना। देखो क्वेश्चन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स RI होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू y इज 4/3। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं लिख लूंगा कि x विद रिस्पेक्ट टू y, तो मैं क्या लिखूंगा, nx डिवाइड बाय, अच्छा दिख रहा है क्या कलर? ठीक है, बहुत बढ़िया, nx डिवाइड बाय ny इज इक्वल्स टू 4/3। क्या ये मेरी इक्वेशन 1 हो गई? इसमें कोई समस्या यहां तक? देखते चलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y इज 4/3, पहली इक्वेशन। आगे चलते हैं, आगे क्या बोल रहा है, एंड दैट ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y इज 3/2। वापस से सेम प्रोसीजर करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y, मतलब y नीचे आएगा, ny इज इक्वल्स टू 3/2। अब मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू z, विद रिस्पेक्ट टू z, ठीक है। तो अब मैं बताता हूं मुझे निकालना क्या है। मुझे बेसिकली निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू z। ये मुझे निकालना है, ये मुझे फाइंड आउट करना है, ये मुझे फाइनली फाइंड आउट करना है। क्या यहां तक किसी को कोई भी समस्या है तो मुझे पहले वो बता दो। क्या ये तीन जो मैंने चीजें लिखी हैं इनमें किसी को कोई समस्या है क्या, ये बताओ। पहली स्टेटमेंट मैंने पढ़ी, उस स्टेटमेंट से मैंने ये समझा कि nx बाय ny की वैल्यू 4/3 है। दूसरे स्टेटमेंट से मैंने ये समझा nz बाय ny की वैल्यू 3/2 है। और तीसरी स्टेटमेंट से मुझे ये पता चला मुझे वैल्यू निकालनी है nx और nz की। ये z है, ये z है, ठीक है। अब मैं निकालूंगा कैसे? देख, मेरे पास ये दो चीजें हैं और मुझे ये निकालना है, ये निकालना है। तो मुझे इन दोनों चीजों पे गौर से देखना पड़ेगा और मुझे मैथ्स का यूज लेना पड़ेगा। मैथ्स का यूज मैं कैसे लूंगा? इमेजिन कर, इमेजिन कर, थोड़ा सा एक बार दिमाग लगा और मुझे एक बार बता, जल्दी बता कैसे हम इसको निकाल सकते हैं। फटाफट से, फटाफट से बताएंगे हम इसको कैसे निकाल सकते हैं। थोड़ा सा एक बार दिमाग लगाओ और बताओ, जल्दी 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 बताएं, जल्दी बताएं। कुछ दिमाग चमक रहा है? अब नहीं चमका तो मैं बताता हूं। अगर मैं इक्वेशन 1 को, ध्यान से देखना, अगर मैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दूं, डिवाइड कर दूं तो क्या होगा? देखो जल्दी देखो, जल्दी देखो, डिवाइड कर दूं तो क्या होगा? अगर मैं डिवाइड करूंगा तो डिवीजन, आपको बेसिक डिवीजन तो आपको आता ही होगा। इसको एक बार डिवाइड करके देखो जल्दी जल्दी। अगर तुम डिवाइड करोगे तो ये दोनों कट जाएंगे, ny और ny, और आपका बचेगा nx डिवाइड बाय nz। क्या है? बेसिक इक्वेशन हमें आती है।
दो इक्वेशंस को डिवाइड कैसे किया जाता है। और अब इन दो को भी डिवाइड कर लो, इन दो को भी डिवाइड कर लो फटाफट से इन दो को भी डिवाइड करेंगे, क्या आएगा आंसर, डिवाइड करके बताओ जल्दी। कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर चाहिए सभी के, खुद से सॉल्व करो, मैथ्स मेरा काम नहीं है, मैथ्स तुम्हें खुद से सॉल्व करनी है, तभी बेनिफिट मिलेगा, वरना मैं तो पढ़ा के निकल जाऊंगा, मार्क्स नहीं आ पाएंगे, इस बात को गौर फरमाइएगा। चलिए जल्दी करिए, कितना आ रहा है 8/9। क्या ये चीज एकदम क्लियर है, क्या ये हमारा आंसर आ गया, बताएं कोई समस्या। ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल होते हैं, टफ होते हैं और 99% बच्चे गलत करते हैं, बट अगर तुम आज की वीडियो देख रहे हो तो तुम तो गलत नहीं करोगे क्योंकि तुम्हें समझ आ गया है। करना क्या होता है, हमें स्टेप्स को ब्रेक करना होता है मेरे भाई। हमने स्टेप्स को ब्रेक करा कि x विद रिस्पेक्ट टू y का क्या मतलब है, x बाय y, और फिर हमने दूसरे स्टेप को ब्रेक करा z बाय y, और हमें निकालना क्या है x बाय z। अब ऐसे हमने दो इक्वेशंस को ब्रेक करा और उन दो इक्वेशंस को हमने डिवाइड कर दिया और उससे हमारा ये आंसर निकल के आ गया। क्या ये पॉइंट एकदम क्लियर है, क्या ये पॉइंट एकदम क्लियर है, हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो, है ना। अब इसका एक होमवर्क दे रहा हूं, इसका दूसरा पार्ट तुम्हारा होमवर्क है, दूसरा पार्ट है फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x। ये गौर फरमाइएगा यहाँ पे, ये z विद रिस्पेक्ट टू x तुम्हें ये बताना है। वैसे मैंने आंसर इसका निकाल के बता ही दिया, तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना होगा, बट तुम्हें खुद से सॉल्व करना है z विद रिस्पेक्ट टू x। अब खुद सोचना क्या तुम्हारा आंसर आएगा, कमेंट्स में मुझे ये आंसर जरूर चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा जो एक छोटा सा यूनिट था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, जो वन ऑफ द टफेस्ट यूनिट माना जाता है क्लास 10th का, उसको हमने 20 मिनट से थोड़े से ज्यादा समय के अंदर, हाँ थोड़ा सा नहीं ज्यादा ही समय हो गया, उसके अंदर हमने समाप्त करने की कोशिश करी है। एंड मैं आपको गारंटी देता हूँ इस लेक्चर के बाद आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती है, तो अपने एक मित्र के साथ शेयर करना और इंस्टाग्राम पे आके एक स्टोरी जरूर डालना, इंस्टाग्राम के लिंक में डिस्क्रिप्शन में दूंगा, स्टोरी जरूर डालना कि प्रशांत भैया से पढ़ के मजा आ रहा है, और वो कमेंट जरूर लिख जाना क्या, वाई टू फियर व्हेन प्रशांत भैया इज हियर। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। चलिए।